नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीटेट के पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते रहते हैं, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। कैसे क्वेश्चन समझते हैं एक बार में ही, क्योंकि टाइम कम होता है, और कैसे उसे एक बार में ही आंसर देके सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के पेपर चल रहे होंगे, कुछ लोगों के हो गए होंगे, कुछ लोगों के होने वाले होंगे। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, आप मान लो शिक्षक भर्ती परीक्षा कर रहे हैं या फिर दोबारा सीटेट या टेट दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है आपको? क्या पता चलता है? पहला देखिए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित हैं। वो अगर एक पक्षी बोल रहा है, कौवे को उड़ता देख रहा है, तो क्या बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, या फिर बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या फिर बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास किया है? तो इसमें से कौन से एक, दो या तीनों सही होंगे? तो दोस्तों मुझे तो तीनों सही लग रहे हैं कि बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित भी है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय भी विकसित हो चुका है, और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के उपकरणों का प्रयोग भी किया है। तो इसमें तीनों आपके सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ये कहे कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, ऐसे टीचर बनेंगे हम लोग, या फिर इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, जल्दी-जल्दी कर लो फिर घर चले जाओ, ऐसे कहोगे? या फिर तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उससे एकदम बिल्कुल ठीक कर दिया है, तो उससे कंपेयर करेंगे दूसरे बच्चे से, क्या करेंगे? सबसे सही क्या लग रहा है कि इसे करने से की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है कि बच्चा अपने आप अध्ययन करे? आप मार पीट के तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, तो कैसे उत्प्रेरित करेंगे? तो पहला है आंसर, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करेंगे, कि अपने लक्ष्य निर्धारित करो, उसमें कैसे निपुणता पाएं, ये तो सही लग रहा है। आगे, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी, ऐसे इनाम देंगे जैसे टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो और वर्क कर दो, ऐसे करेंगे? या फिर उसमें चिंता और डर पैदा करके ये मारना चालू कर देंगे, या फिर प्रतियोगात्मक परीक्षण करके, या फिर मतलब उनसे परीक्षा लेंगे और उनके नंबर देख के कंपेयर करेंगे एक दूसरे से? तो क्या करेंगे? हम लोगों को उत्प्रेरित करना है, डराना नहीं है। तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तो मार के सम्मान आप चाहते हैं, मतलब ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, मतलब ऐसे ही काम करो जिससे अच्छे अंक पा सको, बाकी कुछ ना करो, कुछ सीखो ना। ऐसा करके सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना ही पसंद करें, या फिर रटकर, यार रटाना वाला तो बिल्कुल दोस्तों गलत कर देंगे, और बाकी ऐसे लालच देके या बाकी कुछ करके भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो तीसरा नंबर हो जाएगा सही, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और क्या करें, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम है, या फिर प्रतियोगात्मक परीक्षा करवाएं, या फिर प्रतियोगात्मक मतलब कक्षा चले, मतलब जहाँ पे कंपटीशन हो, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करें, मतलब एक दूसरे की तुलना करें, या फिर शारीरिक दंड दें। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि लास्ट वाले तीनों गलत हो जाएंगे, जहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं, एग्जाम करवा रहे हैं, या फिर तुलना कर रहे हैं, वो सब गलत हो जाएंगे। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम करवाएंगे हम लोग। आगे देखते हैं, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। तो ये तो सिंपल सा, हम लोग काफी और पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, मतलब आप बुढ़ापे में जाके भाषा सीखते हैं, या फिर प्रारंभिक बचपन का समय, स्टार्टिंग में, या फिर जन्म पूर्व गर्भ में ही भाषा सीख के आए हैं, या फिर मध्य बचपन का समय, मतलब बीच में? तो प्रारंभिक बचपन का ही समय भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आगे देखते हैं,
एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने में को भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं, मतलब सप्ताह के अंत में प्रशिक्षण भी देते हैं खुद ही। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो ये तो मैं काफी बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों होता है। आपने काफी बार देखा होगा कि कलेक्टर का लड़का या तो कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या कुछ और बन जाता है, या डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाता है। तो उनका आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण रहता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य गौण वाहक है, या फिर परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पड़ोस, या फिर विद्यालय और पास पड़ोस। तो सामाजिकरण के समाज में कौन सी चीज होती है? समाज में विद्यालय आता है और पास पड़ोस आता है बच्चे के लिए, तो वही दोनों कर देंगे। आगे देखते, लेव वायगोस्की आ जाए और सामाजिक आ जाए तो बिना देखे आप उसे टिक कर देंगे, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? मतलब बच्चे ने विशिष्ट उत्तर दिया है, कुछ अलग उत्तर दिया है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये अलग अलग स्टेज आप लोगों ने पढ़ी होगी बच्चे की होती है, और उस स्टेज के अनुसार वो बच्चा सोचना स्टार्ट करता है कि, तो इसमें कोहलबर्ग जो कह रहे हैं, कोहलबर्ग ने क्या बताया था कि अगर कोई बच्चा ऐसे कहता है कि अगर आप अच्छे हैं तो फिर सब लोग आपको अच्छा कहेंगे, वो अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, तो इसमें कौन से गुण होते हैं? अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अनुकूलन। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो रोज पूजा पाठ करो, या फिर शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, या फिर उनके द्वारा आपको पुनर्वलन मतलब आत्मविश्वास मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए शिक्षकों और माता पिता द्वारा, तब आप पढ़ेंगे। या फिर शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन होनी चाहिए, या फिर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन होना चाहिए, मतलब नकल करें। तो इन दोनों में से आपको एक सही लग रहा होगा। तो सबसे सही तो यही है कि बच्चों को खुद ही सीखने दें, ना कि दूसरा उसके ऊपर प्रेशर बनाए। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा, जीन पियाजे और स्कीमा बार बार आते ही है। निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। ठीक है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इसमें क्या लिखा है? निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, मतलब जो भी नई जानकारी है उसमें संशोधन, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी, मतलब जो पहले हम लोग विचारधारा बना चुके हैं और जब हम लोगों ने नई चीज पढ़ी तो पुरानी वाली विचारधारा में संशोधन हम लोगों ने कर लिया। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन दो प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। एक को समावेशन कहते हैं और एक समायोजन होता है। मतलब जो आपके पास ऑलरेडी है उसमें कुछ और जोड़ लेना, और जो ऑलरेडी नया मिल रहा है उसे पुरानी जानकारी में जोड़ लेना। आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करती है, मतलब बच्चे आराम से समावेशित होकर ना पढ़ें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। या फिर आवृत्ति को बढ़ाती है, बार बार आवृत्ति बढ़ाएं, रिपीट करें, बच्चे ऐसा चाहते हैं। या फिर खोज को प्रोत्साहन देती है। तो जाहिर सी बात, बच्चे जब खोजेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। बच्चों से करवाएं, जैसे ही जो भी आंसर है बच्चों से करवाने वाला वो सही कर दे। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऐसा करे शिक्षक, या फिर क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, या बाबा वाला रूप अपना ले कि क्षमता तो भाग्य है। आगे, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाए, मतलब बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ाओ तो बच्चे का आ जाएगा, मतलब एनुअल तक कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। या फिर बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों को क्या सोचना चाहिए एज अ टीचर, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, अलग अलग तरीके से पढ़ाएं, वैकल्पिक विधियां करें, तरीके ना बीस अपनाएं। आगे, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कभी कभी यहाँ नहीं आ जाता तो उसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना।
जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे। या फिर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। बच्चा माँ को भी देख रहा है ताते हुए, अपने आप से बात करते हुए, तो खुद भी ऐसा कर रहा है, तो ऐसा है क्या। या फिर आगे वाला क्या दिया है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रिता प्रगति के रूप में करेंगे लेकिन दोनों नहीं करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित कहेंगे, भाषा कहेंगे, और लेव वाइगोस्की इस विभाग का बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तो यही आपका सही है। पियाजे ये इंपॉर्टेंट है, पियाजे इसे अहम केंद्रित कहते हैं और वाइगोस्की इसे बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में देखेंगे। आगे देखते हैं। लिंग है सहज गुण या फिर सामाजिक संरचना या फिर जैविक सत्ता है या फिर शारीरिक संरचना है। सिंपल सी बात है, लिंग क्या है, हमारी जो सामाजिक संरचना बनाया गया, नहीं तो हम लोग कितने ही अंतर करते हैं लड़के और लड़कियों में। आगे, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या फिर वस्तुपरक बहुकल्पनीय प्रश्न या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट या फिर मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण माने क्या होता है, जो हम लोग एग्जाम लेते हैं वो करेंगे, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न देंगे, या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण मतलब याद करने को देंगे, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। तो सबसे सही क्या है, सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे बच्चों, जिससे आप आपस में मदद करके कर सकें। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।